एक लड़का सुबह में जगता है, अपने रूम से बाहर निकलकर गैलरी में जाता है तो देखता है उसके पिता की लाश पड़ी हुई है। पिता की लाश को देखकर बेटा रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं और माँ की नींद भी खुल जाती है। माँ आकर देखती है तो पति खून से लथपथ है। पति की इस अवस्था को देखकर पत्नी बेहोश हो जाती है और पत्नी के दांत पे दांत लगने लगता है। आसपास के लोग पत्नी के चेहरे पे पानी मारते हैं। पत्नी होश में आती है लेकिन पति के चेहरा देखने के बाद फिर बेहोश हो जाती है। मौका ए वारदात पुलिस पहुंच जाती है और इस मामले की जांच करने लगती है। जो रिपोर्ट सामने आया ये जानकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और आप भी सतर्क हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना पटना की है। इस कहानी की शुरुआत सऊदी अरब से होती है लेकिन इस कहानी का अंत पटना में होता है। एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार है। उस परिवार में एक बेटी है जिसका नाम है शहनाज। शहनाज के लिए उसके पिताजी एक सुंदर और योग्य लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी उनको पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम है जफरुद्दीन। लड़का दिल्ली का है और सऊदी अरब में जॉब करता है। लड़का इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और बहुत अच्छा रुपया सऊदी अरब में कमाता है। शहनाज के पिताजी उस लड़के को देखने के लिए उसके घर चले जाते हैं। लड़का भी छुट्टी में घर आया हुआ था। लड़का शहनाज के पिताजी को पसंद आ जाता है और उसका रहन सहन भी शहनाज के पिता को काफ़ी पसंद आता है। शादी तय हो जाता है और बड़े ही धूमधाम से शहनाज और जफरुद्दीन की शादी हो जाती है। शादी के कुछ साल बाद फिर जफरुद्दीन सऊदी अरब कमाने के लिए चला जाता है। वहाँ पे अच्छा रुपया कमाता है जफरुद्दीन तो अपने ससुराल के बगल में ही एक ज़मीन खरीदता है और उसी ज़मीन में मकान बनवाता है और अपने पत्नी को वहीं पे सेटल करके फिर सऊदी अरब निकल जाता है। जफरुद्दीन और उसके पत्नी से आए दिन बातें होती रहती थी। जफरुद्दीन की पत्नी भी अपने पति से बड़े प्यार से, बड़े अदब से बातें करती थी। जफरुद्दीन भी अपने पत्नी से काफ़ी खुश था और ये सोचता था कि मेरे पत्नी मेरे लिए कितना कुछ करती है, पूरा परिवार चलाती है और एक बार भी मुझसे शिकायत नहीं करती है कि आप घर क्यों नहीं आ रहे हैं। शादी के 10-12 साल बीत गया, 2 बच्चों का जन्म भी हो गया तो जफरुद्दीन सोचा कि अब इंडिया में ही कुछ करते हैं। जफरुद्दीन नोएडा आ गया और नोएडा में एक कंपनी में काम करने लगा और सोचा कि अब पत्नी को भी नोएडा ही बुला लेता हूँ। तो पत्नी को नोएडा बुला लिया और एक फ्लैट खरीद लिया। जफरुद्दीन पत्नी और 2 बच्चों के साथ नोएडा में रहने लगा। दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे और जफरुद्दीन की पत्नी और जफरुद्दीन दोनों खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे। किसी को किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। जफरुद्दीन सोचा कि इस बार की ईद हम पटना में मनाएंगे। जफरुद्दीन अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भर देता है पटना के लिए। पटना में वो 1 मई 2022 को पहुंच जाते हैं और 3 मई 2022 को ईद मनाना था। जब वो पटना अपने फ्लैट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बड़ा गंद मचा हुआ है फ्लैट में, क्योंकि कोई रहता नहीं था, इसीलिए वो फ्लैट काफ़ी गंदा हो गया था। सभी लोग मिलकर उस फ्लैट की सफाई करने लगे और सफाई करने के बाद एक साथ बैठकर सभी लोग खाना खाते हैं। जफरुद्दीन और उनके बड़े बेटे दोनों निकल जाते हैं ईद की खरीदारी करने के लिए। छोटा बेटा और उसकी माँ दोनों घर पे होते हैं। खरीदारी करके बाप बेटा वापस घर पे लौट जाते हैं और अपनी पत्नी और छोटे बेटे को दिखाते हैं कि ये देखो ईद का कपड़ा, ये देखो ईद का कपड़ा। सभी लोग देखकर खुश हो जाते हैं। रात्रि में खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। जफरुद्दीन का बड़ा बेटा जब सुबह में जगता है तो देखता है कि पिता की लाश गैलरी में पड़ी हुई है। बेटा रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। पत्नी भी
पति को इस अवस्था में देखकर बार बार बेहोश हो जाती थी। अपने पति को इस अवस्था में वो देख ही नहीं पा रही थी। आसपास के लोग भी जुट जाते हैं और पुलिस भी मौका ए वारदात पहुंच जाती है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगती है कि इस घर में किसी को आते जाते आप लोगों ने देखा है, लेकिन सबका जवाब था कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं देखे हैं। फिर पुलिस जफरुद्दीन की पत्नी से पूछताछ करने लगती है तो जफरुद्दीन की पत्नी बोलती है कि 2 मई 2022 को हम सभी परिवार खाना खाकर सो गए। 12-1 बजे के करीब में मेरी नींद खुलती है तो देखती हूँ कि 2 लोग मेरे पति को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और मैं जब जाकर बीच बचाव अपने पति की करने लगी तो वे लोग मुझे भी मारे और पीटे। मेरे माथे पे भी चोट है और मुझे बेहोशी का कोई इंजेक्शन देकर सारा सामान घर का लूट कर चले गए। पुलिस जफरुद्दीन की पत्नी की मोबाइल देखने लगती है तो मोबाइल में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलता है जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। इससे पता चल गया कि जफरुद्दीन की पत्नी इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन छोटा वाला बेटा बोलता है कि मेरी माँ 2 मोबाइल चलाती है, एक और मोबाइल मेरी माँ चलाती है। पुलिस अब जफरुद्दीन की पत्नी से सख्ती से पूछताछ करने लगी कि दूसरा वाला मोबाइल कहाँ है, तो जफरुद्दीन की पत्नी दूसरा वाला मोबाइल लाकर दे देती है। जब उस मोबाइल का सीडीआर चेक करने लगी पुलिस तो पाती है कि उस नंबर से एक ही नंबर पे लगातार 2-2 घंटे 3-3 घंटे रोज बातें होती थी। आखिर वो कौन था तो पता चलता है कि शहनाज का वो बॉयफ्रेंड था। शादी से पहले से ही शहनाज उससे प्यार करती थी और शहनाज शादी नहीं करना चाहती थी जफरुद्दीन से, लेकिन उसके मम्मी पापा ज़बरदस्ती जफरुद्दीन से शादी करा दिए और शादी के बाद भी शहनाज अपने बॉयफ्रेंड कमाल उर्फ नन्हे से बातें करती थी। जब जफरुद्दीन पटना में फ्लैट खरीदकर अपने पत्नी को वहां पे सेटल करके चला गया तो उस फ्लैट में नन्हे आकर रहता था, एक पति के रूप में रहता था। और छोटा वाला बेटा पुलिस को ये भी बताया कि उस इंसान को मेरी माँ बार बार फोर्स करती थी कि इसे पिता कहो, इसे पापा कहो। जब हम लोग नहीं बोलते थे तो हमारी माँ हमें पिटाई भी करती थी। पुलिस उसके बॉयफ्रेंड नन्हे को पकड़ती है और हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है तो पता चलता है कि नन्हे और शहनाज स्कूल फ्रेंड थे और वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गया। जब जफरुद्दीन पटना ईद मनाने के लिए कहा अपनी पत्नी से तो पत्नी प्लानिंग की अपने बॉयफ्रेंड से कि यहीं पति आ रहे हैं और दोनों मिलकर इन्हें मौत की नींद सुला देंगे, फिर पटना वाला फ्लैट पे आराम से हम दोनों एक पति पत्नी के रूप में जिंदगी जिएंगे। जब जफरुद्दीन और उसका बड़ा बेटा ईद के मार्केट करने के लिए निकल गए तभी उनकी पत्नी शहनाज अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और घर में छुपा देती है। जब रात होता है तो पति से झगड़ा करने लगती है, लड़ाई करने लगती है। पत्नी से लड़ाई झगड़ा होने के बाद जफरुद्दीन गैलरी में जाकर सो जाता है। पत्नी अपने कमरे में सो जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बॉयफ्रेंड भी उसी कमरे में छुपा हुआ था। वो बाहर निकलता है और अपने जीएफ के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वे दोनों 1 बजे तक शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिर उस कमरे से बाहर निकलते हैं और जफरुद्दीन के पास जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आज जफरुद्दीन को मौत की नींद सुला देना है। लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं था जिससे वो आसानी से जफरुद्दीन को मौत की नींद सुला सके। पत्नी कुकर लाती है और अपने बॉयफ्रेंड को देती है और बोलती है कि सर पे मारो और इसे मार मार कर मौत की नींद सुला दो। बॉयफ्रेंड वैसे ही करता है, पति मौत की नींद सो जाता है। जफरुद्दीन सदा के लिए खुदा का प्यारा हो जाता है और ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि इस वारदात को हम दोनों चोरी का मामला देंगे। फिर ये दोनों मिलकर सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं सारे कमरे का और ये दोनों ये प्लानिंग में थे कि इस मामले को चोरी का मामला देकर रफा सफा कर देंगे और आराम से इसी फ्लैट में हम दोनों एक पति पत्नी के रूप में जिंदगी जिएंगे। लेकिन छोटे वाले बेटे की वजह से ये दोनों पकड़े गए। फिलहाल ये दोनों जेल के सलाखों के पीछे हैं। अब आप ही बताइए इस पूरी वारदात में दोषी कौन है और किसे कितनी कठोर सजा देनी चाहिए। नमस्कार,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही है आज की कहानी। कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। जय हिंद।